हेलो हेलो हेलो, फिर कैसे आप सभी लोग। मैं काना स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल काना साइंस फैक्ट्स पे एक बार फिर से। तो भाई ये वीडियो मैं जस्ट इसकी पिछली वीडियो के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 44 मिनट पे वीडियो बंद हो गया था। तो कोई बात नहीं, आप जो है अगले उस वीडियो को कोई अच्छे से क्लोजिंग नहीं हो पाया, सॉरी। तो भाई इस वीडियो को अपन इन दो वीडियोस को एक वीडियो की तरह ही प्लीज ट्रीट करना। वो 44 मिनट का है, ये कि आप पार्ट 3 देख लो। तो खैर बहुत कम हो गई, तो मतलब मेरे को लग रहा है आधे घंटे से भी कम में खत्म हो जाना चाहिए। तो एनीवेज अपन इसको जल्दी से देख लेकर कंटिन्यू करते हैं। देखो, हाँ, मैंने आपसे उस वीडियो में कहाँ तक मैं रोका था, मैं केमिस्ट्री के चैप्टर के नाम लिख के आता हूँ। तो देखो भाई, देखो ये आपके केमिस्ट्री चैप्टर से। मैं सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी लिखा था एक्चुअली, मैं थक गया शूट कर करके, तो मैं थोड़ा राइटिंग खराब हो गई। तो देखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते थे। केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको बता दो, केमिस्ट्री के जो यहाँ आप चैप्टर पढ़ेंगे आपके 12th तक काम आएंगे। फिजिक्स में तो ठीक है, थोड़ा बहुत ही रिलेशन होता है, 12th में थोड़ा बहुत रिलेशन होता है क्योंकि आप अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं। बट उसमें मैकेनिक्स का जहाँ जहाँ पे काम आता है, या फिर आपका जो है थर्मल फिजिक्स का तो मोस्टली काम नहीं आता है, वेव्स का, ऑसिलेशंस का, और मैकेनिक्स का आपको जहाँ काम आता है, बेसिक मैथ्स का, वेक्टर्स का जहाँ काम आता है, बस आप वहीं यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत। मतलब आप कह सकते हैं अगर आप 11th की फिजिक्स 12th के लिए रिवाइज करें, 4-5 घंटे में पूरा आप कंसेप्ट जितने रिक्वायर्ड है सारे प्रैक्टिस के साथ रिवाइज कर लेंगे। केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट लगते हैं, जैसे जैसे इसमें से मोस्टली हर एक चैप्टर 12th में लगता है। जैसे ये तो लगता ही है, ये भी थोड़ा बहुत लगता है, ये अच्छा खासा लगता है। 12th की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से, ये भी अच्छा खासा लगता है। ये नहीं लगता ऐसा, ये भी ऐसा नहीं लगता, ये बहुत ज़्यादा लगता है 12th में। ये और ये तो लगता है, ये नहीं, ये तो थ्योरी है, मतलब ऐसे इसी का एप्लीकेशन है। ये बहुत भयंकर लगता है 12th में। तो देखो, केमिस्ट्री में आपको 3 प्रकार की केमिस्ट्री आपने कहीं ना कहीं अब तो सुन ही ली होगी। केमिस्ट्री में आपको 3 प्रकार की केमिस्ट्री पढ़नी है। केमिस्ट्री में आपको 3 प्रकार की केमिस्ट्री पढ़नी है। आपको पढ़नी है पीसी, आईओसी और ओसी, इसी ऑर्डर में पढ़नी है, इसलिए मैं यही ऑर्डर आपको बता रहा हूँ। पीसी मैंने फिजिक्स के क्या बोला मैं, पीसी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, आईयूसी मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ओसी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो, पीसी, आईओसी और ओसी, ये 3 प्रकार की आपको केमिस्ट्री पढ़नी होती है। पीसी, आईओसी और ओसी। पीसी माने फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के 11th में मैक्सिमम चैप्टर है, 12th में मैक्सिमम ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक 11 12 दोनों में दो ही चैप्टर की है। तो इनऑर्गेनिक के साथ अन्याय हुआ है, हम आवाज उठाएंगे। खैर चलो, सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में आप मोस्टली पहले पहले तो आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स वगैरह पढ़ के आए होते हैं, आप वो पढ़ते हैं। उसके बाद अपन क्या पढ़ता है बेरू, अपन उसके बाद क्या पढ़ता है बेरू, उसके बाद अपन बड़ी पढ़ता है, उसके बाद बड़ो अपन पढ़ता है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट जो कि आपने 9th में पढ़ना चाहिए था, बट सीबीएसई ने काट दिया था, आपने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आप बेसिक्स एकदम उठाना पड़ता है। आई वुड रिकमेंड 9th की पुरानी एनसीईआरटी लेके आप उसको रिवाइज कर डाला। जब आपने जिस जमाने में 9th पढ़ी होगी, अगर आपने किताब रद्दी वाले को नहीं बेची, जो कि बिल्कुल नहीं बेची चाहिए, तो आपके पास वो एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसको रिवाइज करके आप आ सकते हैं। मोल कंसेप्ट में आप मतलब मोल कंसेप्ट आप उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म, आप 3 पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक है, आप इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, मास परसेंट भी पढ़ते हैं ऑफकोर्स। तो ठीक है, वो तो ऐसा नॉर्मल था, ये सब आप 9th में पढ़ के आए होते हैं। मोलैरिटी शायद 9th में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, सॉरी। आपको 9th में मास फ्रैक्शन, मास जरूर पढ़ाया होगा, मास फ्रैक्शन। ठीक है, मास परसेंट, मास फ्रैक्शन दोनों आपको 9th में पढ़ाया होगा। खैर छोड़ो, 9th ठीक है निकल गई, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। तो ये आप पढ़ते तो जैसे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट, उसमें से 16-17 बेसिक कंसेप्ट आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। आप उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जो 9th में पढ़ा है उसको कंटिन्यू करते हुए आप पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो खासकर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं आप, अलग अलग तरीके के एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते हैं, जो कि कोटा फैक्ट्री में उसने गरियाया अभी तक इतने एटॉमिक मॉडल्स को, वैभव पांडे जी ने। कोटा फैक्ट्री अगर आपने देखी हो कि भाई एक बार में मॉडल बना लो बैठ के, है पहले डेल्टन बनाएंगे, डेल्टन के बाद फिर आपके अलग अलग ऐसे, मतलब वो लोग मॉडल्स, मतलब उनका ये था मेन कि आप अलग अलग मॉडल्स क्यों बनाते चलते हो। ले भाई, मैं इतना वीडियो बना लिया, मेरे को मॉडल ही भूल गया, एटॉमिक मॉडल भूल गए मेरे को। हे देखो, सॉरी, डेल्टन मॉडल बनाएंगे, फिर थॉमसन बनाएंगे, फिर रदरफोर्ड बनाएंगे, फिर बोर का बनाएंगे, उसके बाद बोलेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली इक्वेशन, फिर आपको बड़ी भयंकर चीज पढ़ाएंगे श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये सब इस चैप्टर के टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड आप पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ते हैं। इसमें आप मॉडर्न फिजिक्स काफी सारी पढ़ते हैं, जो कि आपको 12th में काम आती है। 12th के चैप्टर्स मोस्टली इसके बाहर नहीं जाते हैं। इसमें फिर आप थर्ड, तो ये दोनों चैप्टर आपके किस में आते हैं, ये चैप्टर दोनों आपके आते हैं, ये चैप्टर आते हैं दोनों आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। अब आपके ये 2 चैप्टर जो है, ये जो थर्ड और फोर्थ, ये आपके आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक मतलब जो कि मिनरल्स, मटीरियल्स, लोहा वोहा से रिलेटेड, लोहा लंगड़ मतलब कार्बन के अलावा सब कुछ, ठीक है, उससे रिलेटेड आती है।
इसमें आप पढ़ते क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्लास 10th में एक पीरियोडिक टेबल का चैप्टर और होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था आपके उस चैप्टर नाम क्या था, कार्बन एडिड्स कंपाउंड्स के जस्ट बाद का चैप्टर होता था, उसके बाद ही चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस होता था। लेकिन शायद जब आप लोगों ने 10th पढ़ी होगी तब वो चैप्टर किताब से भी हटा दिया था, हमारे टाइम पे किताब में तो था पर पढ़ाते नहीं थे वो चैप्टर। तो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें आप पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहीं ना कहीं लाइफ में पाला पढ़ाई होगा, देखी होगी है ना। इसमें आपने काफी में ट्रिक पढ़ी है, हैरी नकी, सबसे पहले यार बेटा मांगेगा स्कूटर बाप राजी, या फिर काफी लोग एटॉमिक नंबर साथ याद कर ले, ऐसे हाइड्रोजन हीलियम मीथेन बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, फिर अपन ऐसे करते थे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, वैसे करते पढ़ते चलते हैं। 30-35 तक तो याद होते हैं ये लोगों को, किसी को तो 118 पूरे याद होते हैं इतने एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, पहले क्लासिफाई करते तो पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट हुआ ओवर द ईयर्स कैसे हुआ, किसने किसने किया, अलग अलग टाइप की पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं, मेंडलीव की पढ़ते हैं, आप डुबेर्नियर ट्रायड पढ़ते हैं, आप न्यूलैंड ऑक्टेव रूल पढ़ते हैं, आप लूथर मार्कर पढ़ते हैं, ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं सब तो नहीं बता सकता इसमें। फिर आप पढ़ते बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आपने अब तक आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में दो चीज़ें सुनी होंगी, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो आप इसमें उसको पढ़ते हैं। आप अलग अलग टाइप के, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आपने कभी आज तक इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखते हैं, वैसी वाली नहीं कि ऐसा नहीं सोडियम 11 है तो आपने उसमें लिख दिया 2,8, वो वाली नहीं, वो तो बहुत बहुत बच्चे वाली होती है। इसमें आप लिखेंगे 1:2:2 1:2:2 ऐसे करते करते फिर आप लिखेंगे 3:2 नहीं 3:1 ही होगा ना, राइट चलो हाँ ठीक है, 1:2:2 3:1 ऐसे ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो एक वो आप लिखना सीखते हैं, उसका एप्लीकेशन 3rd चैप्टर में करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखते हैं कि वो अलग अलग ऑर्बिटल्स, अलग अलग ओवरलैपिंग्स कैसे करते हैं। ये बहुत बहुत ये चैप्टर पूरा का पूरा 11th का ही है, इसमें सारे कंसेप्ट 11th के, इसमें 9th के मोस्टली सारे कंसेप्ट आपको, मतलब कहते हैं 98% आपको कंसेप्ट 11वीं कक्षा के मिलेंगे, 1-2% आपको आयनिक कोवेलेंट का डेफिनेशन और टाइप्स ये सब 10th और 9th से मिल जाएगा, बाकी नहीं। फिर आप पढ़ते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में आपने पढ़ा था थर्मल फिजिक्स, यहाँ पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आप पढ़ते हैं इसी यही है असली थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हैं। फिजिक्स में तो मजाक मजाक वाली पढ़ाते रहते हैं, इसमें आप पूरा थर्मो के बेसिक्स पढ़ते हैं, इसमें आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, इसमें आप इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, फिर आप थर्मोकेमिस्ट्री में चले जाते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, एक रिएक्शन में एंथैल्पी का कैलकुलेशन, गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन, एंट्रोपी का कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन। फिर एक बहुत भयंकर चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम, जो कि नाइटमेयर आज तक मेरे लिए बना हुआ है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, लेकिन बहुत ही भयंकर चैप्टर भी। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है जब कोई चीज़ रुकी हुई है एकदम, मतलब इक्वल हो दोनों तरफ, है ना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, उस पोजीशन कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आप फिजिकल इक्विलिब्रियम अलग पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम अलग पढ़ते हैं, और आयनिक अलग पढ़ते हैं। फिजिकल आप फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं, जैसे 2 फोर्स इक्वल हैं, ठीक है। केमिकल में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है। अब क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, छोड़ो भाई, एक रिएक्शन 10 मिनट में फॉरवर्ड हो रहा है, 10 मिनट में बैकवर्ड हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम है। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, एक आयन कैसे डिसोसिएट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा जो एसिड होता है वो 2 आयन में डिसोसिएट होता है, H+ और Cl-, जैसे HCl है, H+ और Cl-। तो इसका कैलकुलेशन आप pH निकालने का एक बहुत गोल्डन फॉर्मूला, जो कि आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, pH = नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। आप pH, pOH, इसमें इतने टाइप के आप वो पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट्स जो आप पढ़ते हैं, Kp, Kc, Kki, Ks, Ks, Kw, Ksp, फिर इतनी चीज़ें पढ़ते हो ना, पागल हो जाओगे पढ़ के। इक्विलिब्रियम तो खत्म होगा तो तुम आधे पागल हो चुके होगे। रिडॉक्स रिएक्शन अगेन एक बहुत सिंपल चैप्टर है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 12th में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा इसी से कनेक्टेड होता है, इसी का कंटिन्यूएशन आप कह सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर आपके पास आ जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर आपके पास आ जाता है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है भाई, अच्छा रिडॉक्स, हाँ सॉरी मैं ये बताना भूल गया, ये जो 3 चैप्टर हैं रिडॉक्स रिएक्शन तक, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, ये अगेन आपके फिजिकल केमिस्ट्री के आइटम है। अब आपकी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक जैसे कि नाम ही है, तो ये तो ऑर्गेनिक में आएगा, ये भी ऑर्गेनिक में आएगा। ये आपने 10th में हाइड्रोकार्बन का जो नाम सुना, ऑर्गेनिक में ही सुना होगा शायद। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या होती है वो 10वीं आपने पढ़ ली होगी, 10वीं में आपने पढ़ ली होगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कहने को तो एनसीईआरटी ने एक चैप्टर में इसको लपेट दिया है, एनसीईआरटी ने काफ़ी चैप्टर के साथ अन्याय किया, ये एक चैप्टर लायक नहीं है। इसमें आप 4 मेन चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, 10th वाला नहीं, वो तो सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, वो तो कुछ होता ही नहीं है। इसमें आप पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, अगेन 10th वाला नहीं, वो बहुत ही, वो तो बच्चों वाला सब पढ़ते हो 10वीं तक की पढ़ाई ही बच्चों वाली है। 10वीं तक तो मैं कहता हूँ, मेरे को चिढ़ होती है जब उसको कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भाई उसको जनरल साइंस बोलो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भाई उस सब्जेक्ट में वो साइंस है, दैट इज फिजिक्स, दैट इज जस्ट जनरल साइंस, दैट इज नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अबे
तुमने क्या पढ़ा है 10वीं में यार? 10वीं तुमने कुछ पढ़ा? फिजिक्स का पी नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री का सी नहीं पढ़ा, बायोलॉजी का बी नहीं पढ़ा, तुमने मैथ्स भी नहीं पढ़ी 10वीं तक, कुछ घंटा कोई वो है ही नहीं कुछ वो। सब तुम पढ़ते हो 11वीं में और 12वीं में, और उसके बाद असली पढ़ाई 11वीं 12वीं से शुरू होती है, जब तुम सब्जेक्ट्स लेके प्रॉपर उन्हीं को पढ़ते हो। फिर इसमें आप एक टॉपिक पढ़ते हो, आप कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होती है। फिर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, ये आप टॉपिक पढ़ते हैं, ये मोस्टली स्कूल्स में स्किप कर देते हैं, बट पढ़ाना चाहिए, अच्छा होता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आता है ये। तो प्यूरिफिकेशन वगैरह आप तो नीट के सिलेबस में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी ऐड कर दिया, अच्छे से पढ़ना है इसको पूरा। ये चैप्टर बहुत, अगर ये चैप्टर तुम्हारा गया तुम्हारी पूरी 12वीं बर्बाद, अगर ये चैप्टर तुम्हारा गया तो पूरी 11वीं प्लस 12वीं बर्बाद, ये चैप्टर तुम्हारा गया तो 11वीं प्लस 12वीं पूरी बर्बाद। तो ये फर्स्ट, फोर्थ और 8th तो पढ़ ही लेना प्लीज। ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है जिनको तुम रिवीजन टाइम में नहीं पढ़ सकते, इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं भूल भी जाता है, ठीक है। खैर हटाओ, अभी हटाओ। प्यूरिफिकेशन एनालिसिस वगैरह आप पढ़ते हैं, हाँ ये थोड़ा सा 10th तक आता है कि आप जैसे आपने फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा, आपने डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, तो ये थोड़े से मेथड्स आपको फेमिलियर लगेंगे। अब आप पढ़ते हैं चैप्टर हाइड्रोकार्बन, अगेन एनसीईआरटी ने इसके साथ भी नया किया है, बहुत बड़ा चैप्टर हाइड्रोकार्बन का, हमने नाम 10वीं में सुन के रखा है, लेकिन ये 10वीं वाला बिल्कुल नहीं है। इसमें आप पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। बोलोगे भाई सर तीनों 10वीं, चारों 10वीं में पढ़े हमने, नहीं पढ़ा, तुमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। एल्केन में फर्स्ट 5 मेंबर गैसेज होते हैं, बाकी के लिक्विड्स होते हैं, उसके बाद के सारे सॉलिड्स होते हैं। एल्कीन में फर्स्ट 4 मेंबर गैसेज होते हैं, और ऐसे करते करते लिक्विड और वगैरह वगैरह चीज़ें। एल्काइन, फिर इसमें तुम अलग अलग प्रकार के रिएक्शन पढ़ोगे, मर जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतने रिएक्शन 30-35 तो रिएक्शन है, 100 बार लिख के याद करने पड़ेंगे इतने। और फिर 12th की ऑर्गेनिक इसी के बाद कंटिन्यू होती है, पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर्स 12th में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसके बाद के। उसमें तो फिर सीधा ही रिएक्शन, उसमें कोई फिर दया नहीं खाई जाती तुम पे कि हौले हौले बेचारे 10वीं के पहले पहले बच्चे हैं, अभी अभी 11वीं में आए, मेरा बाबू खाना खाएगा नहीं खाएगा, बाबू खाएगा जहर। क्यों? क्योंकि बाबू पढ़ेगा भी जहर। क्या जहर पढ़ेगा? साइनाइड पढ़ोगे तुम, CN, KCN, पोटेशियम साइनाइड, मिथाइल एसोसाइनाइड, ठीक है। खैर वो सब छोड़ो, हटाओ। थक गया यार। ये 9 चैप्टर तुम्हें पढ़ने नीट के लेवल पे आ जाता है। नीट के सिलेबस की बात कर लो, नीट में चैप्टर कहते हैं मोल कंसेप्ट, इस चैप्टर कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को इतना बड़ा कोई नहीं लिखना पसंद करता है भाई, इसको लिखते हैं सीधा पीरियोडिक टेबल, इसको लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, बस आगे गया भाड़ में, तो पढ़ना ही है साथ में केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर को लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करके पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स अलग, थर्मोकेमिस्ट्री अलग, ठीक है। उसमें आप फिर इक्विलिब्रियम, इसके 2 पार्ट करके पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। रेडॉक्स रिएक्शन को रेडॉक्स ही बोलते हैं। इस चैप्टर के अगेन ये 4 पार्ट कर देते हैं, IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC और क्या कहते हैं अपन, प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस। फिर आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन की तरह ही पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें 4 चीज़ें मेन पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिशन में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं इन दोनों को, स्पेशली इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब तो नॉर्मल है, जैसे एनसीईआरटी लेवल पे इसको बहुत डिटेल पढ़ा देते हैं, बहुत डिटेल में घुस जाता है इसमें ये। कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, एनसीईआरटी के ही शब्द है, लेकिन इनमें बहुत अंदर घुस जाता है, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल भयंकर बड़े बड़े, ठीक है। नीट के लेवल पे, एनसीईआरटी में तो सिंपल है। चलो ये आपकी हो गई। भाई बहुत थक गया मैं यार, 1 घंटे के ऊपर से भौंक रहा हूँ, ठीक है। इतना तो ऑनलाइन बैच में भी टीचर थोड़ा सा वॉइस रेस्ट दे देता है। खैर भाई सैल्यूट है यार, PW के टीचर्स मैंने देखे हैं यार, 17-17 घंटे, 14-14 घंटे, 10-10 घंटे के तो लेक्चर, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 10 घंटे तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो साले 1 घंटे में थक गए। तो ये है। अच्छा आपको शायद नहीं पता, मेरे फादर भी बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, और एक्चुअल में है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बट जो मतलब बाय प्रोफेशन पापा एक प्रोफेसर है कॉमर्स डिपार्टमेंट के। अब मैं जब से ये वीडियोस बनाने लगा हूँ तो मेरे मन में उनके लिए रेस्पेक्ट और बढ़ गई कि मेरे पापा बचपन से कितना, देखो प्रोफेसर के तो लेक्चर्स कम लगते हैं क्योंकि HOD भी हो गए तो लेक्चर्स इतने लगा नहीं सकते क्योंकि उनको और भी काम रहते, बट मतलब हमेशा नहीं था HOD, ही स्टार्टेड विद असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट, देन प्रोफेसर, मतलब एसोसिएट के लेवल पे हैं अभी वो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट किया था उन्होंने, बहुत लेक्चर्स होते थे। अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ बैठ गई बोलते बोलते, आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो तो भाई मतलब उनका 45 मिनट का तो लेक्चर होता ही है, 5 लेक्चर कंटिन्यूएशन में लेते थे, तो मतलब आप समझ ही सकते हो भाई कितना हेक्टिक हो जाता होगा, मतलब 225 मिनट यानी कितना, तो घंटा उनका ऐसे हो जाता होगा। तो ये है आपका हाल। तो देखो अब आ जाओ भाई अगले अपने लास्ट सब्जेक्ट पे, जिसके बाद मैं वीडियो वाइंड अप करके जाऊंगा सोने, मुझे नींद आने लगी है, मैं थक गया हूँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा। अगला आपका सब्जेक्ट आ जाता है बायोलॉजी, जो कि आपका बचपन का, मेरा तो बचपन का प्यार है भाई,
बायोलॉजी इज़ माई चाइल्डहुड लव। मुझे आज तक किसी इंसान से तो प्यार नहीं हुआ, लेकिन मुझे बायोलॉजी से बहुत प्यार हुआ है। बायोलॉजी इज़ माई लव, यू नो, बायोलॉजी इज़ रियली माई लव। मैं जान दे सकता हूँ सब्जेक्ट के लिए, इतना प्यारा है मुझे ये सब्जेक्ट, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए मेरे बचपन के प्यार और शायद आपके भी बचपन के प्यार का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इनको जानते हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानना समझना आपको पता होगा बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं भाई। मैं इसके चैप्टर लिख के और वीडियो कट करके आता हूँ। तो देखिए भाई, ये है आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स। बायोलॉजी में आपको यूनिट्स में पढ़नी होती है बायोलॉजी। एक्चुअली यूनिट्स तो केमिस्ट्री में भी होते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री के होते हैं 13 चैप्टर, मैंने बताया चैप्टर मैंने बताया आपको 13, मुझे पुरानी केमिस्ट्री से याद आ गया था। तो वो आपको पढ़ने ही चैप्टर को एज ए यूनिट होता है, क्योंकि उसमें बहुत टॉपिक्स होते हैं। तो देखो, ये है आपकी पहली यूनिट, जिसका नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फिर ये 3 चैप्टर 5, 6, 7, ये आपकी एज ए 1 यूनिट काम करता है। इसका क्या नाम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यही है ना यूनिट का नाम, सॉरी, हाँ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर आखिरी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, ये और ये चैप्टर उस यूनिट में आता है। इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, और ये सबसे बड़ी यूनिट पूरी 11वीं की आपको जो मिलेगी, और ये 12वीं में भी थोड़ी सी कंटिन्यू रहती है। इसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये 5 यूनिट आपको पढ़नी रहती है, ठीक है। आपको पढ़नी रहती है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ने चैप्टर्स नंबर 1 to 4, यूनिट नंबर 2 में पढ़ने चैप्टर नंबर 5 to 7, यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 to 10, यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 11 to चैप्टर नंबर 13, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 14, 19। मुझे चैप्टर के नंबर इसलिए याद है कि मैं बहुत बार इनको पढ़ चुका हूँ, अब तो रट गए भाई। ये आपको जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे पढ़नी रहेंगी। ये आपको चीज़ें हैं, ये आपको चीज़ें हैं, ये जो आपको चीज़ें हैं, ये आपको चीज़ें पढ़नी रहेंगी अपनी लाइफ में। चलो अब देखो इसमें कौन चैप्टर में क्या पढ़ाते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ आपके सामने लिखी है, अगर आपको बोर्ड पे दिख रही होगी टॉप राइट कॉर्नर में लिखी हुई, फॉर बायोलॉजी मैंने लिखा है स्कूल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नीट। अब आपको स्कूल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नीट मतलब क्यों है, क्योंकि भाई इसमें स्कूल और नीट में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी होती। नीट के लिए जो पढ़ते हो वही स्कूल में आता है। नीट के लिए पढ़ते हो पूरी एनसीईआरटी चार्टनी पढ़ती है। अच्छा, कोई जेई वाला है तो अब आप इस वीडियो से हट सकते हैं, क्योंकि अब आप भाई अब तो बायोलॉजी एक्सप्लेन करो, तुम्हारे में तो आनी नहीं है ना। यार स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर गलती से पीसीएमबी लेके जीवन बर्बाद कर ही चुके हो तो इसको देख लो भाई, फिर बढ़िया है। तुम मैथ्स का भी देखो, तुम बायो का भी देखो, मर जाओ पढ़ के मर जाओ, ठीक है। चलो, स्कूल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नीट। क्यों भाई, नीट में तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, स्कूल के लिए भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी होती है, वो तो तीनों सब्जेक्ट में पढ़ती है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में नीट के लिए अपन एनसीईआरटी थोड़ा ऊपर भी जाते हैं, लेकिन स्कूल में अपन थोड़ा सा मतलब स्कूल में प्रॉपर एनसीईआरटी के लिए नीट में स्टिक करते हैं। स्कूल में वही, स्कूल और नीट में ऑलमोस्ट इक्वल क्यों है, पूरा इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि स्कूल में अपन को सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं, नीट में ऑब्जेक्टिव लिखना है। नीट के लिए थोड़ा सा और डीप में एनसीईआरटी पढ़नी है, स्कूल के लिए सब्जेक्टिव में भी डीप में पढ़नी है, लेकिन सब्जेक्टिव लेवल पे पढ़नी है। सब्जेक्टिव लेवल पे वर्ड टू वर्ड स्पेसिफिक होना जरूरी है, नीट में टर्म्स के लिए स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। चलो चैप्टर देखो, लिविंग वर्ल्ड एक बेसिक चैप्टर है, इसमें आप पढ़ते हैं कि आपने 9th में चैप्टर पढ़ा होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या नहीं पढ़ा क्योंकि अपने टाइम पे काट दिया था। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर जो होता है, इसमें जो आपने पढ़ा था वो इस 4 चैप्टर में काट दिया। सोचो, आपने अभी तक जो बचपन की बायोलॉजी पढ़ी उसको बढ़ा के 4 चैप्टर बना दिए, मतलब एक चैप्टर की एक यूनिट बन गई है। और एमबीबीएस में इसमें से एक चैप्टर का एक सब्जेक्ट बन जाएगा, पता है। खैर छोड़ो, हटाओ, सेल साइटोलॉजी बन जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर, फिजियोलॉजी का एक सब्जेक्ट बनेगा, इसमें से एक नहीं, वो तो एक यूनिट बन जाता है यहाँ का एक चैप्टर। खैर हटाओ, अभी क्या करना, अभी तो तुम पहले 11वीं 12वीं निकाल लो। लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ना होता है, लिविंग वर्ल्ड में आपको पढ़ना होता है बेसिक टैक्सन के बारे में। आप पढ़ते हैं टैक्सन क्या होते हैं, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आप चीज़ें पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के 2 टाइप मेन पढ़ते हैं आप, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, मतलब आप इसमें बेसिकली एक्चुअली ना देखो, अभी मॉडर्न सिस्टम में तो 6 किंगडम्स हैं, क्योंकि उसमें डोमेन सिस्टम लगा दिया गया है। बट आप यूजुअली 5 किंगडम पढ़ते हैं 11th के लेवल पे, जो कि होते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया के लिए 3rd और 4th चैप्टर अलग अलग, क्योंकि बहुत बड़े बड़े किंगडम, इनके क्लासेस अलग अलग तुम पढ़ते हो। क्लासेस मतलब 11वीं 12वीं कक्षा नहीं, क्लास एक टैक्सन होता है, खैर वो छोड़ो तुम। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुम इनके अलावा के बाकी 3 किंगडम पढ़ते हो, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। फंजाई बहुत भयंकर किंगडम होता है, इसको तुमको याद करने में बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत अलग अलग विविध प्रकार की चीज़ें होती हैं।
फिर प्लांट किंगडम में, इसी में जो प्लांट किंगडम बचा रह जाता है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। प्लांट में मेन जो है तुम्हारे 5 डिविजन आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में आप आज तक पढ़ते आए हैं और अब आपको अपने जीवन में उन्हीं के बारे में पढ़ना है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है स्कूल लेवल पे। 12th में भी आप एंजियोस्पर्म ही पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम बहुत एक भयंकर चैप्टर होता है, बहुत याद करना। ये तो पूरी रट्टा मारी रट है, इसी की वजह से बायोलॉजी यही 4 चैप्टर की वजह से बदनाम है कि इतना रटना पड़ता है, और रटना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें अगर तुम कुछ रट ली हो तो आधी समझ में आ जाएंगी। एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के एनिमल्स के बारे में, उसके आप 14 फाइलम्स पढ़ते हैं, सॉरी 11 फाइलम्स पढ़ते हैं। कौन कौन से आप? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लैटीहेलमिंथेस, एसिहेलमिंथेस, एनालिडा, सॉरी एसिहेलमिंथेस, हाँ एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्म, बेटा हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। नाम कुछ नहीं समझ में आएगा, जब पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। फिर पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी स्टडी, तो आप उसमें प्लांट की मॉर्फोलॉजी, जैसे कि जो आप प्लांट के बाहर देख सकते हो, जैसे उसकी रूट, स्टेम, लीफ, टाइप ऑफ लीफ, फाइलोटेक्सी ऑफ लीफ। फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। फिर आप उसके फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, आप सीड के बारे में पढ़ते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट मतलब ऐसे नहीं एप्पल, बनाना, केला और संतरा नहीं, ये नहीं। आप अलग होता है, ड्रूप होता है, आपका कैप्सूल होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। खैर इतना डिटेल नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में मोस्टली ड्रूप को ही समझाया है, नारियल और आम को लेके। सीड के बारे में आपको समझाते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है वो आपको समझाया जाता है इसी चैप्टर में। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग में, एनाटॉमी मतलब आप समझ गए होंगे, एनाटॉमी मतलब होता है अंदर की स्टडी। जब आप उसके टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है, किसके टाइप के सेल। आपने 3 टाइप के सेल 9th में पढ़े हैं। आपने 9th में जो 3 टाइप के सेल पढ़े हैं, आपने टिश्यूज़ चैप्टर में जो पढ़ा है, टिश्यूज़ में आपने 2 चैप्टर पढ़े थे, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, वही एक यूनिट बन गया पूरा 3 चैप्टर। तो आपने 9th में जो टिश्यू पढ़ते हैं, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्फेरेंकाइमा, फिर पढ़े थे आपने परमानेंट में जाइलम, फ्लोएम। तो यही आप इसमें एनाटॉमी पढ़ते हैं, जो कि अब काट दिए गए हैं। तो पढ़ने को बचा कि आप उन सेल के कहाँ कहाँ पे प्लांट पार्ट्स में होते हैं वो पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं बेसिकली। अगला चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। अच्छा, बायोलॉजी में 2 टाइप की बायोलॉजी होती है, जूलॉजी और बॉटनी। मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, जूलॉजी में क्या है, बॉटनी में क्या है, प्लीज अपनी एनसीईआरटी में Z और B करके मार्क कर लें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बॉटनी में आता है, चैप्टर नंबर 4 जूलॉजी में आता है, चैप्टर नंबर 5, 6 फिर से बॉटनी में आता है, चैप्टर नंबर 7 जूलॉजी में आता है, चैप्टर नंबर 8 जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है लेकिन ये पढ़ाते बॉटनी में, चैप्टर नंबर 9 भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है लेकिन जूलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो चैप्टर नंबर 8 बॉटनी, चैप्टर नंबर 9 जूलॉजी, चैप्टर नंबर 10 भी आपको पढ़ा जाते हैं बॉटनी में। चैप्टर नंबर 11, 12, 13 नाम ही प्लांट फिजियोलॉजी है तो ऑफकोर्स बॉटनी में आएगा। फिर चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 नाम ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल की स्टडी मतलब जूलॉजी में आएगा। बॉटनी मतलब पेड़ की स्टडी, जूलॉजी मतलब एनिमल की स्टडी या ह्यूमन की स्टडी। नहीं, अपन मतलब ह्यूमन की करते हैं, वैसे एनिमल की। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, पहले इसमें एनिमल टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवर्म, 3-4 चीजें होती थी। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग बचा है, बाकी काट दिया। नीट के लिए आपको ये चैप्टर बहुत भयंकर चैप्टर होता है, क्योंकि नीट में आपको, क्योंकि एंटी वाले जैसे कि जैसे वही एक फ्रॉग जिसको एंटी आज तक सिलेबस में इंसेक्ट लिखता है, तो आप फ्रॉग पढ़ते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्कूल लेवल पे सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है, एनसीईआरटी लेवल पे। नीट के लेवल पे आपको पढ़ना है सबसे पहले एनिमल टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, जो 4 टाइप के होते हैं, उनका एलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन। जैसे एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल के बाद क्या होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बाद क्या होता है आपका 1 मिनट प्लीज। तो हाँ भाई, मैं कहाँ था, मैं भूल गया कहाँ पे था मैं, क्या बता रहा था मैं, एनाटॉमी बता दिया था, मैं क्या बता रहा था यार तुमको, हाँ मैं एनिमल टिश्यूज बता रहा था तुमको। देखो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फिर आप पढ़ते थे मस्कुलर टिश्यू, आपने पढ़ा था न्यूरल या नर्वस टिश्यू। तो आप वो 4 टाइप के टिश्यूज को पढ़ते हैं, आप फ्रॉग को पढ़ते हैं, आप कॉकरोच को पढ़ते हैं, आप अर्थवर्म को पढ़ते हैं। अर्थवर्म नहीं पढ़ते, सॉरी अर्थवर्म काट दिया है। अब तो पता नहीं क्यों एनटी सिलेबस, एनएमसी सिलेबस में कॉकरोच भी नहीं लिखा। एनएमसी मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो नीट का सिलेबस बनाती है। एनटी मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये चीज़ें जान लो कुछ बेसिक, ठीक है। तो भैया ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं उस चैप्टर में। अब अर्थवर्म नहीं है सिलेबस में इस साल, तो पता नहीं क्यों कॉकरोच भी नहीं लिख रहा, बट तुम ऑन ए सेफर साइड पढ़ लेना, क्योंकि 11th में टाइम बहुत है। 8th चैप्टर आपका जो कि बॉटनी में आता है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये थोड़ा थोड़ा 9 से रिलेटेड है लेकिन 9 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 9th चैप्टर आपका आता है बायोमोलिक्यूल, ये आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होता। ये चैप्टर पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। चैप्टर की शुरुआत केमिस्ट्री से होती है, अंत केमिस्ट्री से होता है। आपने आज तक जो जो प्रकार की चीज़ें, जो जो प्रकार की केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ी थी, जैसे आपने एंजाइम्स के नाम सुना होंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह वगैरह, तो एंजाइम क्या होते हैं वो इधर आपको पढ़ाया जाएगा। आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज़ें जो जो आज तक आपने सुनी होंगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों चीज़ें भी आपको इसी चैप्टर, मतलब ये सब आइटम आपको मेनली ऑल इन ऑल इसी चैप्टर में जो है पढ़ाए जाते हैं। अरे समझे। तो देखो फिर अगले में आ जाओ, अगले में आ जाओ।
अगले में क्या पढ़ते हैं आप, सेल साइकिल सेल डिवीजन, ये आप 9th वाला पढ़ते हैं, माइटोसिस मियोसिस 2 पढ़ेंगे आप, लेकिन इसका भयंकर डिटेल पढ़ेंगे। और एक बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है सेल और सेल साइकिल सेल डिवीजन, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए कि इनसे तो कई बार 4-4 5-5 क्वेश्चन भी आते हैं। अब तुमको लग रहा होगा 4-5 क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, तो पहली बात तो उसके नंबर देखो, 4 क्वेश्चन बोल तो 16 नंबर, 5 क्वेश्चन बोल तो 20 नंबर, 4 नंबर एक सही क्वेश्चन का मिलता है, 1 नंबर जितने मिले हैं उसमें से 1 कट जाता है, 1 गलत आंसर में। आपको नीट का पैटर्न शायद पता होगा। तो अच्छा, तो ये आपको रहता है, ये आपको रहता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आता है भाई, थक गया यार मैं बहुत ज़्यादा। हाँ देखो, फिर है फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस आपने आज तक जो पढ़ी प्लीज़ उसमें भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। आज इसमें आप बिल्कुल नए सिरे से पढ़ते हो। इसमें सिर्फ एक चीज़ 10 से रिलेटेड है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जो आपका होता है, ठीक है। तो यही बस 10वीं से संबंधित है, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस का पूरा भयंकर केमिकल एक्सप्लेनेशन जो है आप यहाँ से पढ़ते हो। 11th की बायोलॉजी इतनी आसान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर और रेस्पिरेशन प्लांट्स, इसमें प्लांट और ह्यूमन का रेस्पिरेशन लगभग सेम ही होता है। तो आप उस रेस्पिरेशन को पढ़ते हो, आप पढ़ते हो जो कि आपने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन, सॉरी ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन देन क्रेब्स साइकिल पढ़ी जाती है। फिर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, कौन क्लास पढ़े थे इसके पहले, 10th क्लास में, क्या नाम था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो चैप्टर इसमें 3 चैप्टर में भाग हो जाता है। पहला चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और 13वां चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आप पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन के बारे में, जो कि आप वही 5 हार्मोन पढ़ते हैं लेकिन भयंकर डिटेल में पढ़ते हैं। ऑक्सिन, ठीक है, गिबेरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन का आपको कितना डिटेल में आना है मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नाम अगर बहुत भयंकर लग रहा है तो समझ लो इतना ही भयंकर चैप्टर है। 14वां चैप्टर आपका आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप क्या पढ़ते हैं, आप लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, आप ब्रीदिंग के मैकेनिज्म पढ़ते हैं, गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते समय आपको डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में आप अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, और आप किडनी के बारे में पढ़ते हैं। मोस्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी तो ह्यूमन के ही पढ़ते हैं आप। किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी का पूरा सिस्टम आप पढ़ते हैं, जो कि 10th में पढ़ा, उसको बहुत भयंकर एलेबोरेशन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आपने ये चैप्टर आज से पहले 8वीं कक्षा में एक बार पढ़ा होगा, वही आप पढ़ते हैं। मूवमेंट, लोकोमोशन में अंतर, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर में एक एक मैकेनिज्म आता है, एटलीस्ट एक मैकेनिज्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्कूल और नीट दोनों के परस्पेक्टिव से। जैसे 14 चैप्टर में आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आता है। 15 चैप्टर में आता है मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक साइकिल, और आता है, हाँ इसमें सब में रेगुलेशन भी आते हैं, इन हर एक चैप्टर में एक एक रेगुलेशन होता है। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में आता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। 17 चैप्टर में आता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर 17 चैप्टर आप अलग अलग हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, आपके शरीर की पूरी 206 हड्डियों का आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक एक हड्डी का तो नाम नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी सारी हड्डियों का नाम आप पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पढ़ते हैं, बेसिकली स्केलेटल सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं। 18 चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आप 7th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ के आए तो उसमें जो आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा था उसी का बहुत भयंकर डिटेलिंग है इसमें। खैर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है, 4-5 लेक्चर, मेरे तो अर्जुना बैच में तो 4-5 लेक्चर में खत्म भी हो गया था, बड़े भयंकर डिटेल में। इतना तो एनसीईआरटी में डिटेल नहीं था जितना समाप्ति मैडम, बहुत अच्छी टीचर है, उन्होंने डिटेल जो कर दिया था इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एक बहुत प्यारा चैप्टर अगेन आपका आ जाता है, जो कि आपने हार्मोन्स पढ़े थे, वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन के हार्मोन्स, उसी में बहुत सारे हार्मोन्स और जुड़ जाते हैं, और अलग अब ग्लैंड वाइज आपको हार्मोन पढ़ाए जाते हैं। आपको हाइपोथैलेमस का कौन सा है, पिट्यूटरी का कौन सा है, थायराइड का कौन सा है, पैराथायराइड का कौन सा है, थाइमस का कौन सा है, मैं ऊपर से नीचे आते समय बता रहा हूँ, पैंक्रियाटिक आइलेट्स का कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्टिस का कौन सा है, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो ओवरी का कौन सा हार्मोन है आपके शरीर में, और ये कुछ ऐसी महान चीज़ें आप इस पार्ट में पढ़ेंगे। इससे आपका पूरा बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो जाता है। अब आते हैं तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल्स तीनों सब्जेक्ट का थ्योरी 70 का होता है, प्रैक्टिकल 30 का होता है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया, 5 प्रैक्टिकल मेन आपको करने होते हैं, वर्नियर कैलिपर के 2, एक स्क्रू गेज का, एक रबर का, एक स्प्रिंग का, ठीक है।
ये अब आप प्रैक्टिकल क्या होते हैं इनके लिए आप सिलेबस पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इन प्रैक्टिकल के नाम सर्च करके। आप इसी नाम से जो मैं बोल रहा हूँ वही नाम सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। फिर आप अगला पढ़ते हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री में आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रैक्टिकल आता है, सॉल्ट एनालिसिस और टाइट्रेशन। सॉल्ट एनालिसिस में आप सॉल्ट के कैटायन एनायन यानी सॉल्ट का मेटल और नॉन मेटल पार्ट को एनालाइज करते हैं, क्या क्या है आप फाइंड करते हैं केमिकल टेस्ट का यूज करके, जो कि आप खुद करते हैं। पता नहीं 11th में काफ़ी स्कूल में टीचर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, करना नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स को करना नहीं चाहिए, क्योंकि 11th के सिलेबस में लिखा है कि स्टूडेंट स्वयं करेगा ये चीज़। आप एक प्रैक्टिकल करते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन आपने बहुत नाम फेमस, बहुत प्रैक्टिकल सुना होगा, नाम फेमस है इसका। टाइट्रेशन दो होते हैं, 11th में 12th में। 12th में 3 होते हैं, 11th में 1 होता है। 11th में सॉल्यूशन में पिंक कलर फेड करना होता है, 12th में लाना होता है। कैसे करना होता है वो आपको वहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल करने होते हैं, इसमें से कुछ मेन प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताता हूँ। बायोलॉजी में तो खूब सारे प्रैक्टिकल होते हैं। एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है पोटैटो ऑस्मोमीटर का, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। प्रैक्टिकल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करना होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड, जो कि आपको करना रहता है क्या, आपको स्लाइड प्रिपरेशंस करने रहते हैं। बायोलॉजी में बेसिकली दो प्रकार के प्रैक्टिकल होते हैं, मेजर माइनर, और एक होता है स्लाइड प्रिपरेशन। एक आपको प्रैक्टिकल फाइलें में तीनों में लिखनी पड़ती है, एक प्रोजेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत भयंकर है 11वीं, चिंता न करो, स्कूल लेवल पे और नीट लेवल पे तो और भयंकर है। तो इस साल बहुत भयंकर मेहनत करनी है तुमको। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का बताता हूँ। एक आपको स्लाइड प्रिपरेशन में करना रहता है, प्लांट टिश्यूज़ का आपको क्लास देखने रहते हैं, मोनोकोट लीफ, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट। ये आपको 8 चीज़ें पढ़नी रहती है, 6 चीज़ें पढ़नी रहती हैं, ठीक है। रूट, स्टेम, लीफ, मोनोकोट और डाइकोट की आपको इनका स्ट्रक्चर आपको दे देंगे माइक्रोस्कोप में, आपको दे देंगे इनका सैंपल, आपको उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनानी है, आप सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है 11th की, आपको याद रह जाएगी 11th और 12th की बायोलॉजी, इतनी प्यारी रहेगी। स्पेशली केमिस्ट्री में तो सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल यार याद आ जाएंगे, जब केमिस्ट्री लैब में वैसे करना मत, लेकिन एक आध टेस्ट ट्यूब फूट जाती है कई बार। जैसे तुम एसिड डालते हो, प्रिकॉशन नहीं देखे, तो प्रिकॉशन क्यों होती है कि एसिड डाला, पानी डाल दिया, उसी में टेस्ट ट्यूब गर्म होकर फूट गई, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी खतरनाक हो जाती हैं, ठीक है, खतरनाक हो जाती हैं वो चीज़ें आपकी, थोड़ी सी खतरनाक हो जाती हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिए, अदरवाइज़ बहुत यादगार होने वाली है आपकी 11th की साइंस, हमेशा याद रहेगी आपको, ये याद रखना। फिर भैया ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, बायोलॉजी के कुछ बेसिक प्रैक्टिकल मैंने बता दी, बाकी तो बहुत सारे हम लोग ने 11th में किए थे। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक आज की वीडियो पे, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है कि स्कूल और कंपटीशन को कैसे मैनेज करें। अलग सर ने एक वीडियो में जो चीज़ बताई थी, मैं वही चीज़ आपके सामने आज रिपीट कर रहा हूँ। मेरे काले मार्कर की इंक खत्म हो गई है, तो मैं नीले मार्कर से लिखने वाला हूँ, क्षमा करिएगा मुझे। उसमें था कि हाउ टू मैनेज स्कूल विद बोर्ड्स, या स्कूल या फिर बोर्ड्स, या फिर बोर्ड्स विद आईआईटी या नीट, कैसे करें मैनेज। तो अभी अपन नीट के बारे में बात करें, मैं नीट की बात करता हूँ। क्या आपको मैनेज करने की जरूरत है, अलग सर का आंसर होता है इस चीज़ में, नो। और जितने भी टीचर से आज तक मैं मिला हूँ सबका आंसर है मैनेज करने की जरूरत ही नहीं। पढ़ते वहाँ भी पीसीबी हो, पढ़ते यहाँ भी पीसीबी हो, यहाँ 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक आपका 4th सब्जेक्ट प्लस आपका एक 5th सब्जेक्ट एक आ जाता है, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं। तो इस सब्जेक्ट को अगर मैं अभी के लिए हटा दूँ, इसको तो अपन ऐसा सब्जेक्ट, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं तो 11th का बेस्ट कॉम्बो मेरे हिसाब से है पीसीबी प्लस इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश तो कंपलसरी, प्लस हिंदी ले लो। सीएस और फिजिकल एजुकेशन में पढ़ना पड़ता है भाई, हिंदी में कुछ ना पढ़ना पड़ता है, तुम एक हफ्ता पहले पढ़ लो, तुम अच्छे वाले नंबर ले आओगे, ठीक है। खैर आपका पर्सनल प्रेफरेंस अपनी जगह है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या एक्स्ट्रा करना है, तो देखो नीट के लिए तुम पढ़ो साल भर नीट का, तुम पढ़ो जैसे अभी क्या है, मार्च का महीना चल रहा है अभी, तो तुम अप्रैल से अगर पढ़ना, मैं सपोज कर रहा हूँ तुम शुरू करते हो, तो अप्रैल से लेके तुम दिसंबर तक पढ़ो नीट का। जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे, तब आप पढ़ लो प्रैक्टिकल्स का, और जनवरी में प्रैक्टिकल्स के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लो। किसकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की सब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लो। फिजिक्स के लिए मैंने कहा तो एक सब्जेक्टिव वे में कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको बैच में या यूट्यूब में जहाँ भी आप पढ़ोगे वहाँ पे सिखा दिया जाएगा। बायोलॉजी के आंसर्स को सब्जेक्टिव वे में लिखने की तैयारी कर लो। अपने स्कूल के पिछले साल के पेपर उठा लो, मोस्टली टीचर्स उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, पता है भाई बच्चे मोस्टली नीट जेई पे आजकल फोकस करने लगे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करके थोड़ा सा बच्चों के लिए पेपर ईजी बनाए, अगर आपके स्कूल वाले बहुत ही बेरहम नहीं है तो। फिर आप आ जाओ कैसे मैनेज करें। अगर करना चाहते हो दोनों को साथ में तो कुछ मत करो, फिजिक्स में जैसे तुम न्यूमेरिकल करते हो वैसे दिन का 1 घंटा दे दो, डेरिवेशंस को 4-5 बार लिख के याद करो, डेरिवेशंस याद हो जाएंगी। डेरिवेशंस की एक लिस्ट बनाओ, हर चैप्टर के डेरिवेशंस की लिस्ट बनाओ, अगर तुमको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं ही लिस्ट दे दूंगा, मैंने 11th में बना रखी थी। हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो तुम्हारे स्कूल में आने वाली हैं, और उसके बाहर डेरिवेशंस नहीं आएंगी स्कूल के पेपर में, तो मैं बता सकता हूँ गारंटी। तो भाई वो डेरिवेशंस की मैं एक लिस्ट बना के रखा हूँ, आप चाहो तो मैं आपको दे दूंगा वो लिस्ट, कमेंट कर देना, अदरवाइज खुद बनाओ तो और बेहतर।
जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे अपने नोट्स में डेरिवेशन भी इंक्लूड कर देना, नीट के फॉर्मूले की ट्रिक्स इंक्लूड कर देना। तो तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड सीख लो भाई, एक ट्रिक सीख लो। जैसे आप स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ते हो एवरेज स्पीड ऑन सेम डिस्टेंस इंटरवल, तो आप पढ़ते हो 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। ये जो है आपका नीट का मेथड है, नीट वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आपको स्कूल में करना है तो स्कूल में इसका एक पेज का सोल्यूशन होता है। तो भाई दोनों मेथड प्रैक्टिस कर लो, स्कूल वाला एक बार कर लो, ये वाला मेथड से 4-5 सवाल लगा लो, ठीक है। आपका स्कूल भी तैयार, नीट भी तैयार, ऐसे मैनेज किया जाता है। और कोई तरीका है नहीं। साल भर कुछ नहीं करो, जैसे तुम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो एक घंटा सब्जेक्टिव दे दो। अदरवाइज मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो। मेरी स्ट्रेटजी क्या थी 11th की, मैं हफ्ते भर नीट का पढ़ता था, मंडे से सैटरडे में नीट का पढ़ता था, उसके बाद मैं संडे को पढ़ता था बोर्ड्स का मैंने सब्जेक्टिव पढ़ा करता था। अब मैं 12th में हूँ, मैं 12th में भी यही करने वाला हूँ। मंडे सैटरडे मैं पढ़ूंगा नीट का, और मैं संडे को बैठ के पढ़ूंगा बोर्ड का, प्लस पूरा रिवीजन करूंगा, जो कि नीट का रिवीजन और बोर्ड की पढ़ाई संडे को मैं करूंगा। ये तुम अब 11th के पेपर के लिए कर लो। 11th के पेपर के नंबर मैटर नहीं करने वाले, पहली बात मैं बता दूं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करें, लेकिन हाँ अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेहनत करें, क्योंकि दोनों में नंबर लेके आओ तो अच्छा लगेगा। अगर आज से 10 साल बाद जाकर अपनी 11वीं की मार्कशीट देखोगे, जब तुम किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में बैठोगे, तो तुमको भी खुशी लगनी चाहिए कि भाई मैंने 11th क्रैक करते करते नीट क्रैक कर लिया, वो भी 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये अच्छी सी चीज़ें तुमको लगनी चाहिए। तो भैया इसलिए अच्छे से पेपर की तैयारी करो। दूसरी चीज़ लोग पूछते हैं भैया कैसे पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, वो मैं बता चुका तुमको। नीट का कैसे पढ़ना है, बोर्ड्स का कैसे पढ़ना है, वो भी अभी मैंने आज बता दिया। दोनों को मैनेज कैसे करना है वो भी मैंने आपको आज बता दिया। आपको ये डाउट है कि स्कूल जाए ना जाए, स्कूल जाइए। अगर रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो आप ऐसा कर लीजिए जैसे मैं करता, मैं मंडे से थर्सडे स्कूल जाता था, फ्राइडे सैटरडे में ऑफ लेता था। अगर आपके स्कूल में जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है तो आप जाइए बिल्कुल स्कूल, किसी टीचर का फ्री पीरियड हो तो वहाँ आप पढ़ लीजिए, बस में बैठे बैठे आप पढ़ लीजिए। जहाँ भी ऐसा आ जाता है, अगर हाँ प्राइवेट कन्वेंस से जाते हैं तो प्लीज़ मत पढ़ना, पता लगा गाड़ी चलाते पढ़ रहे हैं पसार गए, तो वो मत काम करना प्लीज़। लेकिन हाँ ये है, अगर आप किसी बस वस से आते हैं, ऑटो वैन से जाते हैं, वहाँ बैठे बैठे आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। कोई बोरिंग टीचर का लेक्चर, अगर आपके यहाँ के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वैसे तो हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, आप कोप अप करना सीखो उनके साथ। यार बहुत आज गंदी दिक्कत हो गई, टीचर ने 2 टॉपिक एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया तो बच्चे बोलते हैं साला बकैती ज़्यादा करता है, पढ़ाता नहीं है। तो प्लीज़ वो वाला हरकतें मत करो यार, कोशिश करो समझने की। तो अपने टीचर्स को अगर हाँ बहुत ही गंदा पढ़ाते तो मत पढ़ो यार, पीछे एक बेंच में जाओ बैठ जाओ। वहाँ भी अगर टीचर टोकते, कई लोगों के यहाँ ये भी रहता है कि मास्टर साला मास्टर, एक तो यार मास्टर सगले क्लास में घूमता रहता है, तो ये एक बहुत समस्या है। तो एक काम करो, कुछ तो सोल्यूशन निकाल लो यार। क्या कर सकते हो, अपने टीचर के लेक्चर को सुनो, थोड़ा बहुत वो कवर कर देगा। घर पे आओ, टाइम निकालो, अपना फ़ोन का टाइम कम कर दो, खेल कूद के टाइम रहने दो, खेल कूद के लिए समय रहने दो। पैशन वैशन थोड़ा सा 2 साल के लिए ब्रेक डाल दो कि हाँ नहीं हम डांस क्लास भी कर लें, हम ये भी कर लें, फलाना कर लें, हम ऑफलाइन कोचिंग भी कर लें। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते हो एक सब्जेक्ट की भी, तो भैया ये ऐसा कोई क्लास व्लास ना जाओ पैशन वाली, भाई बहुत समय बर्बाद होता है, क्योंकि ये कोचिंग जाना ही अपने आप में काफ़ी आपका समय खा जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, बाकी तो सब आपका हो जाएगा। मैंने जैसे कि आपको बोला था उस इंट्रोडक्शन वीडियो में, 11th-12th की साइंस बहुत आपकी स्मूथ जाएगी। 11वीं-12वीं आपको जीवन भर याद रह जाएगी। इस क्लास को अच्छे से बनाना, 10वीं जैसे तुमने बर्बाद कर दी पढ़ पढ़ के, टेंशन ले लेके, लेकिन अल्टीमेटली काम सारा आसानी से हो गया। लेकिन तुम्हारी 10वीं में तुम्हारी यादें नहीं बन पाई, मेरी नहीं बन पाई। मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो वो मत करिएगा। 11वीं काफ़ी यादगार होगी। अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को समझिए, पेपर को समझिए, स्ट्रैटेजी को समझिए। नीट का पेपर आएगा 720 नंबर का, 180 सवाल होते हैं, 3 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में सही करने के 4 नंबर मिलते हैं, गलत करने के -1 नंबर। जैसे कि अगर आपके 250 नंबर हो रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 245 हो जाएंगे। कैसे 246, यानी वो एक सही क्वेश्चन के नंबर कट गए, और प्लस जो आपको 246 नंबर कंफर्म हो रहे थे उसमें से एक क्वेश्चन गलत कभी कट गया। तो नीट में कोई सवाल ना बने, छोड़ दो, टेस्ट देते रहो। आपके अगर आपने नीट का बैच लिया, रेगुलर टेस्ट दो प्लीज़। अगर आपने कोई बैच लिया तो एक टेस्ट सीरीज 12th के एंड में, 11th के एंड में कोशिश करना कि ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट पेपर आजकल इंटरनेट पे मिल जाएंगे, उनको प्लीज़ सॉल्व करते रहिए, उनके आंसर देखते रहिए, स्ट्रैटेजी देखते रहिए और चीज़ों को फॉलो करते रहिए। बोर्ड के लेवल पे आपको काफ़ी सारे टेस्ट पेपर सेल्फ स्टडीज़ करके एक वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। जितना मैं बता सकता, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मेरे दिल से आज आपके साथ बाई हार्ट पूरी इन्फॉर्मेशन फ्री में रख दी है। इससे ज़्यादा ना मेरे पास है। आप किसी और टीचर को, अच्छे टीचर को फॉलो करिए, आपको सब चीज़ें वो बताते जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इंटरनेट पे। मैं पर्सनली PW का स्टूडेंट हूँ, मैं उसको रिकमेंड करूँगा, उसकी टीचर को आप फॉलो करिए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खूब अच्छी चीज़ें मैनेज करिए, टेंशन किसी चीज़ की मत लीजिए, और प्लीज़ 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 कोई गलत कदम जीवन में कभी मत उठाना। एक पेपर आपके लिए है, आप पेपर के लिए नहीं बने हैं। बहुत एक फेमस टीचर मिस्टर अलग पांडे सर, श्री अलग पांडे सर जी की लाइन है। मेरे ऑफलाइन के टीचर श्री मोहित सिंह कपूर जी, उनकी एक लाइन है कि अगर आप कोई ऐसा गलत कदम उठाते हैं तो दुनिया में आप एक इंसान कम हो जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके माँ बाप फिर भी जीवित रहेंगे, लेकिन मर मर के ज़िंदा रहेंगे। आपके दोस्त सहेली सहेले सब
फिर भी जीवित रहेंगे। थोड़ा सा आपकी कमी महसूस होगी जब कभी आपकी याद आया करेगी, बहुत ज़्यादा कदा आपकी याद आएगी तब कमी महसूस होगी। तो ऐसा कोई कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की शक्ल देखें। आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप उनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना खूब ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगा फिर कभी किसी और वीडियो में, जेई का जब स्ट्रैटेजी में लेके आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, जिससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। कमेंट में कुछ आपको पूछना हो पूछ लो, मैं पर्सनली, इतना बड़ा चैनल है नहीं कि मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, पर्सनली एक एक कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा कन्फर्म। बाय बाय एवरीवन।